गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना सैलरी हेड का रिवीजन। अपन सैलरी हेड का अपन यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल होने के लिए क्या चाहिए। एक कंडीशन मीट होना चाहिए कि आपके पास एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा मतलब एक आपका एम्प्लॉयर होना चाहिए और आप उसके एम्प्लॉय होने चाहिए और आपको वहां से सैलरी मिलना चाहिए, तब आपका इनकम कहाँ टैक्सेबल होगा, आपका इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक टाइम आता है वेवेयर ऑफ सैलरी। सर व्हाट इज द वेवियर ऑफ सैलरी। वेवियर ऑफ सैलरी का मतलब होता है ना, आपने एम्प्लॉयर के पास अपना सैलरी छोड़ दिया। एम्प्लॉयर ने बोला ये ले भाई तेरा सैलरी, आपने कहा नहीं चाहिए मेरे को, अपने पास तू रख ले। तो उसने आपने जो बोला ना उसको अपने पास रख ले, उसके बाद भी वो सैलरी आपके हाथ में ड्यू हो चुका है, तो वो आपके हाथ में यानी एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होने वाला है, वो आपके एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बट आपने क्या किया ना, सैलरी एम्प्लॉय से ले लिया और गवर्नमेंट को उसको सरेंडर कर दिया कि हमको भी टैक्स का लफड़ा नहीं चाहिए, एक काम करो ना आप पूरी सैलरी हमारी रख लो। तब गवर्नमेंट बोलती है उस सैलरी को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, उसमें 1 रुपया भी आपसे टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि अपन सैलरी टैक्स किस पे देते हैं, सैलरी पे देते हैं। आपने पूरी सैलरी गवर्नमेंट को दे दिया तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है। अब कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी एग्जेम्प्ट रहती है, कुछ लोग उनकी सैलरी एग्जेम्प्ट रहती है। सर कौन कौन लोग हैं जिनकी सैलरी एग्जेम्प्ट रहती है। मान लीजिए इंडिया में फॉरेन की एम्बेसीज है, वहां पे जो बंदे काम करते हैं उनको फॉरेन गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो उनकी सैलरी इंडिया में एग्जेम्प्ट रहेगी, चाहे उन्होंने इंडिया में काम किया, उनको सैलरी इंडिया में रिसीव्ड हो रही हो, फिर भी उनकी सैलरी इंडिया में एग्जेम्प्ट है। एक इस पर शर्त ये रहेगी, उसकी कंडीशन ये रहने वाली है कि जो हमारे बंदे वहां पे अपनी जो एम्बेसीज है फॉरेन में जो बनी हुई है, वहां पे बंदों को हम जो सैलरी देते हैं वो भी फॉरेन गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगी, वो भी उसके लिए एग्जेम्प्ट रहने वाली है। तो हम भी क्या करेंगे ना, उनके बंदों की सैलरी पे हम टैक्स नहीं लेंगे। अब मेरी बात समझना, रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। कोई फॉरेन एंटरप्राइज का बंदा है, कोई एम्प्लॉय है यहाँ पे आके इंडिया में क्या करता है, वो सर्विस देता है, तो उसकी भी सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सर क्या कंडीशन रहेगी, इसके दो कंडीशन है। फर्स्ट तो वो जो फॉरेन एंटरप्राइज है उसका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, और सेकंड वो एम्प्लॉय 90 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रहना चाहिए। थर्ड, सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन सिटीजन नॉन रेजिडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन शिप। एक फॉरेन शिप पे बंदा काम करता है जो नॉन सिटीजन है, इंडिया का है और नॉन रेजिडेंट भी है, ठीक है, वो शिप में काम करता है, शिप के साथ क्या आता है, इंडिया में आ जाता है, तो उसका जो सैलरी मिलेगा, जो वो इंडिया में रहेगा उस टाइम का जो सैलरी मिलेगा वो भी इसका इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके लिए एक कंडीशन रहेगा कि वो एम्प्लॉय यहाँ 90 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रहना चाहिए। अगली बात करते हैं रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो कोई फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो क्या आता है, इंडिया में ट्रेनिंग करने के लिए आता है, इंडिया में क्या आता है, स्पेसिफाइड ट्रेनिंग के लिए आता है, तो भी उसका जो सैलरी मिलेगा उसको ट्रेनिंग पीरियड में वो भी इंडिया में एग्जेम्प्ट रहने वाला है। उसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, जो ट्रेनिंग दे रहा है ना तो वो कौन होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, या फिर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इसको फाइनेंस किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फाइनेंस किया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उसको कहती है ट्रेनिंग देती है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सैलरी, उसको ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलता है वो उसका इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं बेसिक ऑफ चार्ज का। सर सैलरी कब टैक्सेबल होता है, सैलरी टैक्सेबल होता है जब सैलरी ड्यू हो जाता है आपका, या फिर आपको रिसीव्ड हो जाता है। सैलरी ड्यू हो गया या आपको रिसीव्ड हो गया, विच एवरेज जो अर्लियर होगा, विच एवरेज जो अर्लियर होगा वो आपका उस टाइम आपका सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपका सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो चुका है, मतलब आपका ड्यू हो गया था 25 मार्च को और आपको सैलरी मिला 2 अप्रैल को, तो आपको 25 मार्च को टैक्सेबल हो गया है, तो जब आपको रिसीव्ड होगा ना तब वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। और वाइस वर्सा सेम टू सेम, अगर आपका सैलरी आपका पेमेंट के टाइम पे आपका टैक्सेबल हो चुका है तो आपको जब ड्यू होगा सैलरी तब आपका टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब आपके एक सैलरी पे एक ही बार टैक्स लिया जाएगा। अब मान लीजिए लोन दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, क्या उसको सैलरी मान लेंगे, क्या उसको अपन सैलरी नहीं मानेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन में वर्ड आते हैं, एक तो आता है एडवांस सैलरी, एक आता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी या फिर ओनली एडवांस वर्ड। तो ओनली एडवांस वर्ड या एडवांस अगेंस्ट सैलरी वर्ड आता है, उसका मतलब होता है लोन। कंपनी ने आपको लोन दिया है, ठीक है। और अगर एडवांस सैलरी वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है, एडवांस सैलरी का वर्ड का मतलब होता है कि आपने क्या किया, अगले महीने की सैलरी अभी दे दी है, तो मतलब आपने क्या किया, सैलरी को पहले पेमेंट कर दिया है, और जब सैलरी को पेमेंट करते हैं तब टैक्सेबल हो जाता है, ड्यू बेसिस पे हो या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टैक्सेबल हो जाता है। तो जब अपन पेमेंट करेंगे तभी वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब जब आपको रिसीव्ड होगा सैलरी तब आपके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर एडवांस वर्ड लिखा है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी वर्ड लिखा है, तो क्या करना, उसको सैलरी का पार्ट हम नहीं मानने वाले। एक वर्ड आता है एरियर्स ऑफ सैलरी, मतलब आपका पहले का सैलरी था बाकी बकाया था, आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो सैलरी आपको अभी मिला है, मतलब जब मिला था तब वो ड्यू नहीं हुआ था एक तरीके से, क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसको जस्टिफाई भी नहीं किया था, तब वो ड्यू नहीं हुआ था, इसलिए वो टैक्सेबल भी नहीं हुआ था। और तो अब क्या होगा ना, अब वो जब आपको रिसीव्ड हुआ तब आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एरियर्स ऑफ सैलरी जब आपको रिसीव्ड होता है तब आपका टैक्सेबल हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव बढ़ा दिया है एम्प्लॉयर ने, मतलब आपका पिछले 2 सालों से 5-5 हजार महीने का सैलरी बढ़ा दिया, आपको अभी 1,20,000 पकड़ा दिए, तो ये भी हो सकता है, इसको भी हो सकता है अपन एरियर्स ऑफ सैलरी।
सर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करता है? सैलरी में मॉनेटरी पेमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, आपको कैश में पेमेंट दिया आपके एम्प्लॉयर ने, और प्लस आपके नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज लाइक आपको घर रहने के लिए दे दिया है, आपको गाड़ी चलाने के लिए दे दी है, वो भी क्या करेंगे फैसिलिटी का मार्केट वैल्यू क्या कर देंगे अपनी सैलरी में ऐड कर देंगे, या फिर जो सैलरी हेड में कैलकुलेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे उसको सैलरी में ऐड कर देंगे। चलिए सर सैलरी हेड का इनकम हम बस कंप्यूट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेसिक सैलरी ले लेंगे, उसमें फीस एंड कमीशन जोड़ लेंगे, फिर बोनस जोड़ लेंगे, अलाउंस को जोड़ लेंगे, परक्यूजिट जोड़ लेंगे, लीव ट्रेवल कंसेशन को जोड़ लेंगे, ग्रेचुइटी जोड़ लेंगे, पेंशन जोड़ लेंगे, लीव एनकैशमेंट को जोड़ लेंगे, प्रोविडेंट फंड को जोड़ लेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन को ऐड कर लेंगे, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन को ऐड कर लेंगे, सुपर एनिमेशन फंड को ऐड कर लेंगे। सबको ऐड करने के बाद अपने पास क्या आएगा? अपने पास आने वाला है ग्रॉस सैलरी, उसमें से अपन लेस कर देंगे जो अपना डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16। सर ये इतने सारे वर्ड आपने बोल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन क्या करेंगे वन बाय वन करके सब वर्ड्स को यहाँ पे अभी डिस्क्राइब करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब ऐड करने के बाद इसमें आप सेक्शन 16 का डिडक्शन ले लोगे तो आपके पास बचेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। सर सेक्शन 16 का डिडक्शन क्या है? वो आता ना एक 50,000 का मिलता है नॉर्मल प्रोविजन में, 75,000 मिलता है 1 बीएससी में, एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स का रिडक्शन मिलता है, वो सब आपको रिडक्शन सेक्शन 16 में यहाँ पे मिलने वाले हैं। सर जो बेसिक सैलरी और जो फीस और कमीशन मिलता है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब आपको जितना भी मिलेगा ना, जितना भी मिलेगा, अगर आपको 1,000 रुपये भी मिला तो आपका वो फुल्ली टैक्सेबल है, राइट। सर उस पर टैक्स कितना आएगा वो डिपेंड करता है आपका स्लैब रेट पे, राइट। चलिए बोनस, बोनस जो आपको मिलेगा, आप एम्प्लॉय हो आपको बोनस मिलेगा, वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल रहने वाला है, पर बोनस आपका तभी टैक्सेबल होगा जब आपको एक्चुअल में रिसीव्ड होता है, जब आपको एक्चुअल में रिसीव्ड होगा तभी आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है बोनस। अलाउंसेस की बात करते हैं तो अलाउंसेस का मतलब होता है आपको कंपनी एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट देती है हर महीने, बोलती है आपको इस खर्चे को मीट करने के लिए हम आपको ये फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। अब आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी आपको एक फिक्स अमाउंट देने वाली है, उसको बोलते हैं अलाउंसेस। अब अलाउंसेस में जो आपको कंपनी फिक्स पेमेंट देती है उसमें से कुछ फुल्ली एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर टैक्स लगी ही नहीं गवर्नमेंट, कुछ आपके पार्टली एग्जेम्प्ट है और कुछ आपके फुल्ली टैक्सेबल है। कुछ आपके क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। तो सर अपन को क्या करना है? फुल्ली एग्जेम्प्ट वाले पढ़ने हैं सबसे पहले। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट वाले कौन कौन से हैं? अगर मान लीजिए आप हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं और आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको कोई अलाउंस मिलता है तो आपको हाथ में एग्जेम्प्ट रहने वाला है। सैलरी और अलाउंस मिलता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को, वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहने वाला है। अलाउंस मिलता है टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस आउटसाइड इंडिया, कोई आउटसाइड इंडिया में सर्विस दे रहा है अपना, आउटसाइड इंडिया में क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, मतलब फॉरेन की एम्बेसीज वगैरह में काम कर रहा है कोई बंदा अपना, उसको जो गवर्नमेंट अलाउंस देती है वो अलाउंस उसके हाथ में एग्जेम्प्ट रहने वाला है। और सेंचुरी अलाउंस मिलता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, वो भी उनके हाथ में एग्जेम्प्ट रहने वाला है। पार्टली एग्जेम्प्ट की बात करते हैं, इसका मतलब इसमें कुछ लिमिट दे रखा है, ये इस लिमिट तक आपका अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा, इसके ऊपर वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो पार्टली एग्जेम्प्ट कौन कौन से हैं? एक तो है हाउस रेंट अलाउंस और आपके स्पेशल अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस कौन कौन से वाले हैं? यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने ना, अभी अपन उसको पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी अलाउंस है आपके सारे क्या हो जाएंगे? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, देखो नाम याद रखना थोड़े बहुत, दो चार नाम मैं बताता हूँ आपको याद रखने पड़ेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस याद रखना, डीएनएस अलाउंस याद रखना, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एक ये याद रखना है आपको, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन लंच डिनर अलाउंस ये याद रखना आप, एनी अदर केस अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉयज अदर देन ब्लाइंड एंड डीफ। सर ब्लाइंड एंड डीफ हो तो उसके केस में अपन पढ़ेंगे, अब मेरी बात समझना, अपन पार्टली वाले पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो अपने पढ़ा था ब्लाइंड और डीफ के लिए एग्जेम्प्ट रहने वाला है, बाकी के लिए एग्जेम्प्ट नहीं रहता है। अब मैं जानूंगा अगर कोई आपका एम्प्लॉय क्या है? ब्लाइंड एंड डीफ है। अगर आप ब्लाइंड एंड डीफ हो, मतलब आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, आपका कुछ भी हैंडीकैप हो आप थोड़े से, तो क्या होगा ना, आपको 32 रुपये पर मंथ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा कंपनी से, उसमें से आप 32 रुपये लेस कर देंगे, जो बाकी वाला बचेगा आपका हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। और बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए जो मतलब ब्लाइंड डीफ वगैरह नहीं है, अच्छे घर से फुर्तीले बंदे हैं, उनके लिए आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हाउस रेंट अलाउंस कैसे करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस में आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, सर जयपुर भी मेट्रो सिटी है, अरे उसको नहीं लेना है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि इनको मेट्रो सिटी मानते हैं, इनके बेस पे अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपके लिए अलग कैलकुलेशन होगी, अगर आप इनके अलावा कोई दूसरी सिटी में रहते हैं तो आपके लिए अलग कैलकुलेशन रहने वाला है। सर मेट्रो सिटी का मतलब क्या है? दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई, दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई, क्या आप बोलेंगे इसको बोलेंगे डीएमसीके। अगर आप डीएमसीके में रहते हैं, डीएमसीके में रहते हैं तो आपके लिए एचआरए कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपको एचआरए एक्चुअल में कंपनी से मिला है उसको ले लेंगे।
जो आपको कंपनी से एक्चुअल में जो एचआरए मिला है उसको अपन ले लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जो अपने रेंट पे किया है पूरे साल में उसमें से अपन 10% ऑफ सैलरी लेस कर देंगे, उसमें से अपन क्या करेंगे, सैलरी का 10% लेस कर देंगे। अब जो फिगर आएगा उसको अपन ले लेंगे और अपना 50% ऑफ सैलरी ले लेंगे। इन दोनों में से जो लोअर होगा, इन तीनों में से जो विचेवर जो लोअर होगा वो अपना एग्जेम्प्ट हो जाएगा एचआरए का, और बाकी का अपन क्या करेंगे ना, बाकी का अपन करेंगे एचआरए रिसीव्ड माइनस इन तीनों में से विच एवरेज जो लोअर आएगा उसको अपने लेस कर देंगे। अब अपने पास जो बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एचआरए हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है सर, अगर हम मान लो इन सिटीज में नहीं रहते हैं, तो अगर आप इन सिटीज में नहीं रहते तो एचआरए जो आपको कंपनी से मिला है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, ओनली जो चेंज है ना वो यहाँ पे चेंज है ओनली। यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी लेते हैं, यहाँ पे अपन 40% ऑफ सैलरी लेने वाले हैं। सर सैलरी का क्या मीनिंग है, आपने कहा 40% ऑफ सैलरी लेना, तो सैलरी का मतलब क्या है, क्या हम सबको ऐड कर लेंगे? नहीं, आप सैलरी में क्या क्या ऐड करने वाले हो, सैलरी का मतलब यहाँ रहेगा आपका जो बेसिक सैलरी आपको मिलता है, जो आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, जो क्या होगा ना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होने वाला है, इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। आपको एग्जाम में लिखा होगा कि इन टर्म्स वाला डीए है या फिर ये फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, आपको उसी को ऐड करना है ओनली। या फिर आपको ऐसा भी दिया हो सकता है कि आपका 1 लाख का डीए देता है आपको महीने का, या फिर आपको सैलरी का इतना परसेंट आपका डीए देता है और इस डीए का 50% आपका क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होने वाला है। तो आप अगर मान लीजिए आपको 1 लाख डीए मिलता है, उसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो आप यहाँ क्या करोगे, ओनली 50,000 यहाँ पे ऐड करने वाले हो, और आप इसमें ऐड कर दोगे कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। अब मेरी बात सुनना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कमीशन वर्ड लिखा है तो आप उसको ऐड नहीं करोगे सैलरी में। अगर आपको दिखा ना कि परसेंटेज टर्नओवर कमीशन इतना है, मतलब आपका टर्नओवर दे रहा है आपको 2 करोड़ रुपए और बोल रहा है कि 2% से आपका कमीशन रहने वाला है, तो मतलब क्या होगा ना, कमीशन आपका टर्नओवर से लिंक्ड है, तब आप क्या करोगे ना, यहाँ पे ऐड कर दोगे उसको, राइट। तब आपका क्या आ जाएगा ना, एचआरए की कैलकुलेशन के लिए आपके पास सैलरी अमाउंट आ जाएगा, उसका फिर आप 40% 10% आप यहाँ पे लेने वाले हो कैलकुलेशन में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस है, रिसर्च अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है। इन तीनों का केस में आपको याद रखना है कि जितना आपका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर होता है उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए कंपनी आपको देती है 50,000 रुपए इन तीनों अलाउंस के लिए, तो क्या होगा ना, मान लो एक्चुअली में आपको 20,000 रुपए खर्च हुआ है, तो 50,000 में से आप 20,000 लेस कर दोगे, 30,000 को आप क्या कर दोगे, टैक्सेबल कर दोगे। स्पेशल कॉम्पनसेटरी ट्रिपल एरिया अलाउंस मिलता है आपको, तो ये 200 पर मंथ तक आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपको मान लीजिए पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, पर्सनल आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, आपको खुद की आवश्यक गाड़ी है, कंपनी उसको क्या करती है ना, आपको उसके लिए पैसा देती है। तो 70% ऑफ सच अलाउंस और मैक्सिमम ₹10,000 पर मंथ, विच एवरेज जो लोअर आएगा क्या होगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए कंपनी आपको 20,000 रुपए देती है, तो 20,000 का 70% 14,000 रुपए और 10,000, विच एवरेज जो लोअर आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपको चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए अलाउंस देती है कंपनी, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ना 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक आपका एग्जाम हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 5 बच्चे हैं, आपके पास नहीं, आपके 5 बच्चे हैं, आपके 5 बच्चे हैं, और क्या करते हैं ना, आपकी कंपनी 5 बच्चों के लिए 200 रुपए पर मंथ का क्या देती है, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है। तो 200 एग्जाम अलाउंस देती है, पर आपका क्या होगा ना, 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, तो 100 इंटू 2 बच्चों का, मैक्सिमम 2 बच्चों तक आपको अलाउंस मिलेगा, 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, तो 2 बच्चों तक मिल जाएगा 200 रुपए, और तो कितना होगा, 200 रुपए अपना पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी अपन को मिलता है कितना, अपन को 5 बच्चों के हिसाब से 1,000 रुपए का अलाउंस मिलता है, तो 200 आप हटा दीजिए, बाकी वाला आप टैक्सेबल कर देंगे। आपको हॉस्टल का एक्सपेंडिचर अलाउंस मिलता है, आपका हॉस्टल का एक्सपेंडिचर अलाउंस मिलता है बच्चों के लिए, तो वो होगा आपका 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक आपका एग्जेम्पशन यहाँ पे रहने वाला है। आपको कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है, तो ये 26 रुपए पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपको कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है, तो ये आपका 1,000 रुपए आपका पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी आपको कंपनी से मिलता है। आपको काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिलता है, तो 3,900 तक पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाने वाला है। मान लीजिए आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, तो ये 800 रुपए पर मंथ तक आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, तो आपको देखना पड़ेगा आपका एल्टीट्यूड कितना है, आपका एल्टीट्यूड कितना है। अगर आपका एल्टीट्यूड 9,000 से लेके 15,000 के बीच में है, 9,000 से ज्यादा और 15,000 से कम है आपका एल्टीट्यूड, तो आपको 1,060 रुपए पर मंथ का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मान लीजिए आपको कंपनी से 2,000 रुपए मिलता है, तो उसमें से 1,060 का आप एग्जेम्पशन ले लेंगे, बाकी वाला अमाउंट आप क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। अगर आपका एल्टीट्यूड 15,000 फीट से भी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे ना, आप 1,600 रुपए का एग्जेम्पशन ले लोगे पर मंथ का, बाकी वाला जो अमाउंट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपको स्पेशल कॉम्पनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है, तो उसमें 42 रुपए पर मंथ का आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपको आइसलैंड अलाउंस मिलता है, तो 3250 रुपए पर मंथ आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको। मान लीजिए आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है,
इन तीनों के केस में क्या होता है ना, जितना आपका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हो उतना आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद मैंने एक अचार्य का क्वेश्चन दे रखा है, उसको फटाफट से आप सोल्व कर लेंगे तो आपका और भी इसमें कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। अब अपन बात करेंगे पेंशन का। अब अपन बात करते हैं पेंशन का, ठीक है। तो पेंशन इनकम के केस में अपन को सैलरी का इनकम कैसे निकालना है, अगर आपको मान लीजिए पेंशन इनकम दे रखा है, ठीक है, तो पेंशन में अपन को चेक करना पड़ेगा जो अपन को पेंशन का अमाउंट मिलता है वो कंप्यूटेड मिलता है या फिर अपन को अनकम्प्यूटेड मिलता है। कम्प्यूटेड का मतलब आपको एक साथ पेंशन का अमाउंट मिल गया, अनकम्प्यूटेड का मतलब आपको एक साथ आपको पैसा नहीं मिला है। अगर आपको कम्प्यूटेड पैसा मिलता है तो आपको चेक करना पड़ेगा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके केस में आपका जो अमाउंट आपको मिलता है वो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है। जो भी आपको पेंशन का अमाउंट मिलेगा आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप अदर एम्प्लॉय हो तो आपके केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको ग्रेचुटी मिलता है या आपको ग्रेचुटी नहीं मिलता है। अगर आपको ग्रेचुटी मिलता है तो आपको टोटल पेंशन का आपका 1/3 क्या होगा ना, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलता है तो आपके टोटल पेंशन का 1/2 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको अनकम्प्यूटेड मिलता है तो आपके हाथ में पूरा अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल रहने वाला है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आपको अनकम्प्यूटेड पैसा मिलता है तो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है। चलिए, अब जो आपका लिखा है ना 1/3 ऑफ फुल पेंशन का मतलब फुल पेंशन, ऐसा नहीं है कि आपको कम्यूटेड आपका 5 लाख का पेंशन बनता है, आपको 3 लाख कम्यूटेड दिया और 2 लाख आपको अनकम्यूटेड देने वाले हैं, किस्तों में देने वाले हैं। तो 5 लाख का 1/3 या फिर 5 लाख का 1/2 आपको एग्जेम्प्ट होने वाला है, बाकी वाला अमाउंट आपको टैक्सेबल होने वाला है। चलिए, ग्रेचुटी की बात करते हैं। तो ग्रेचुटी में अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस ग्रेचुटी मिलती है या फिर आपको सर्विस के रिटायरमेंट के टाइम आपको ग्रेचुटी मिलता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस ग्रेचुटी मिलता है तो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल रहने वाला है। बट अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे आपको ग्रेचुटी मिलता है तो उसमें देखना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है जो भी आपको पैसा मिलता है। फिर अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लगता है या नहीं लगता है। आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो या नहीं होते हो। अगर आप कवर होते हो तो आपके केस में क्या कैलकुलेशन रहने वाला है, आपको कितना एक्चुअल में ग्रेचुटी मिलता है। 20 लाख आपका मैक्सिमम लिमिट रहने वाला है और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। आपने कितने साल का सर्विस कंप्लीट कर दिया है उसको आप राउंड ऑफ कर देंगे, उसमें राउंड ऑफ आपको अलाउड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे ना, एक्चुअल में आपको कितना ग्रेचुटी का अमाउंट मिला 20 लाख रुपए और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस आप यहाँ पे ले लेंगे। अब मेरी बात समझ सर, यहाँ पे सैलरी जो पर मंथ आपने लिखा है, सैलरी पर मंथ का क्या मतलब है? सैलरी पर मंथ का मतलब है जो आपका लेटेस्ट सैलरी रहा है, जो आपका लेटेस्ट सैलरी जो पर मंथ रहा है उसको ले लेंगे, प्लस आपका लेटेस्ट डीए ले लेंगे। आप डीए का मतलब आपका फुल डीए ले लेंगे आप, है ना। यहाँ पे आप रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज हो रहा हो नहीं हो रहा हो, फुल क्या लेंगे, फुल यहाँ पे डीए आप ले लेंगे। अगर आप कवर्ड नहीं होते हो, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते हो तो आपके केस में कैलकुलेशन क्या रहने वाला है, आपको एक्चुअल में कितना पैसा मिला 20 लाख रुपए और 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ। वहां पे लिखा था सैलरी पर मंथ, यहाँ क्या लिखा है एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और यहाँ पे आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होगा, यहाँ आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होने वाला है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते हो तो आपके लिए कैलकुलेशन रहने वाला है एक्चुअल ग्रेचुटी आपको कितना मिला 20 लाख रुपीज और 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जहां पे आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होता है, ठीक है। एवरेज सैलरी पर मंथ क्या होता है, एवरेज सैलरी का मतलब जिस महीने आप रिटायरमेंट होता है आपका, रिटायरमेंट जिस महीने आप रिटायर होते हो उस महीने की सैलरी को आप छोड़ दीजिए, उसके पिछले जस्ट 10 महीनों की सैलरी का आप टोटल ले लेंगे, उसमें डिवाइड बाय 10 करके उसका एवरेज निकाल लेंगे। लास्ट 10 महीनों का आप क्या करेंगे, डीए का एवरेज ले लेंगे और लास्ट 10 महीने का टर्नओवर कमीशन है, ओनली टर्नओवर कमीशन की बात कर रहा हूँ, ओनली कमीशन दे रखा उसको आपको नहीं लेना है, ओनली परसेंटेज टर्नओवर कमीशन को दे रखा उसका आप क्या ले लेंगे 10 महीने का एवरेज ले लेंगे, तीनों को कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ। ओके, चलिए सर मान लीजिए ग्रेचुटी हमको क्या मिला था, ड्यूरिंग द सर्विस भी मिल गया था, ड्यूरिंग द सर्विस मिल गया था या फिर तो वो तो फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है, पर आपको क्या होना रिटायरमेंट के टाइम को ग्रेचुटी मिल गया, ठीक है। फिर आपने रिटायरमेंट लेके दूसरी जॉब ज्वाइन कर लिया आपने और वहां से जब आपका रिटायरमेंट है वहां पे भी आपको ग्रेचुटी मिला, तो क्या वहां पे भी अपन को वापस से 20 लाख रुपए लेने पड़ेंगे आप एग्जामिनेशन के लिए? ये 20 लाख आपका ओवर ऑफ द लाइफ का एग्जामिनेशन का लिमिट है, पता है। अगर आपने पहले कोई प्रीवियस ओनर से, अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपने क्या लिया एग्जामिनेशन ले लिया है ग्रेचुटी का, मान लीजिए आपने वहां से 5 लाख का ले लिया है, तब आपका लिमिट 15 लाख का ही रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। If exemption claimed earlier, then earlier exemption amount will be deducted from 20 लाख रुपीज। मतलब अगर 5 लाख का पहले एग्जामिनेशन ले लिया तो अब यहाँ पे 15 लाख का आपका लिमिट रहने वाला है, ठीक है। लिव सैलरी और लिव एनकेशमेंट का बात करते हैं। अगर आप छोड़ के जाते हो कंपनी तो कंपनी वाले कहते हैं आपको हमने छुट्टियां अलाउड की थी इतनी सारी, आपने छुट्टियां ली नहीं है, अब आपको छुट्टियों का बैलेंस अभी तक पड़ा हुआ है, तो क्या कर देना उस छुट्टियों का हम आपको क्या कर देते हैं पेमेंट दे देते हैं, उस छुट्टियों का आपको हम क्या कर देते हैं पेमेंट दे देते हैं, उसको बोलते हैं लिव सैलरी या लिव एनकेशमेंट।
अब मान लीजिए आपने छुट्टियों का पैसा अगर ड्यूरिंग द सर्विस ही ले लिया है तो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है। बट आपने रिटायरमेंट के टाइम में छुट्टियों का पैसा लिया है, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम में छुट्टियों का पैसा लिया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके हाथ में क्या रहने वाला है, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है, आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है ये पैसा, आपके हाथ में 1 रुपया भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होने वाला है, आपके हाथ में 1 रुपया भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होने वाला है। चलिए 1 सेकेंड। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, आपके हाथ में कैलकुलेशन कैसे होगा, आपके हाथ में होगा आपको एक्चुअल में कितना पैसा मिला कंपनी से लीव एनकेशमेंट का, 25 लाख रुपए, 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, और एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू लीव अवेलेबल, कितनी आपके पास लीव अवेलेबल है। मान लीजिए आपके पास 300 दिन है तो उसको क्या करेंगे हम डिवाइड बाय 30 करके उसको नंबर ऑफ मंथ में अपन काउंट कर लेंगे। तो मान लीजिए 305 दिन है तो क्या करेंगे उसको डिवाइड बाय 30 करेंगे, ऊपर वाले 5 दिन को अपन इग्नोर करेंगे, राइट, ऊपर वाले 5 दिन को अपन इग्नोर करने वाले हैं। यहाँ पे आपके फिक्स्ड जो मंथ आएंगे ना ओनली उन्हीं को लेने वाले हैं, राउंड ऑफ यहाँ पे अलाउड आपको नहीं होता है लीव एनगेजमेंट के केस में, ठीक है। तो आपकी वो 5 छुट्टी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। तो एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालेंगे, अपन ऊपर पढ़ा था कि एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालते हैं, ग्रेच्युटी के केस में अपन जिस महीने में रिटायर होता है उस महीने की सैलरी को छोड़ के पिछले 10 महीनों की सैलरी का अपन एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम करने वाला है, और आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है जिस महीने में आप रिटायर होते हैं ना उस महीने की सैलरी को भी आपको कंसिडर करना रहता है लीव एनगेजमेंट के केस में। बस ग्रेच्युटी के केस में आपको नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको करना होता है। सर कितना सारा सैलरी का मीनिंग है, बहुत सारा सैलरी का मीनिंग है, इसी वजह से थोड़ा टॉपिक था टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। तो प्रोविडेंट फंड में बहुत सारे प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, सुपर एनुएशन फंड है। तो पहले बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। पहले अपन बात करेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। 1 सेकेंड, अपन बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, ठीक है। आरपीएफ की बात करते हैं। आरपीएफ में आपने जो पैसा कंट्रीब्यूशन किया है, आपने आरपीएफ में क्या किया, पैसा कंट्रीब्यूशन किया, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिलेगा, वो पैसा आपको वापस मिलने वाला है। रिटायरमेंट टाइम आपको क्या मिलेगा, पैसा उसका वापस मिलेगा पूरे फंड का, तो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है। बस कंडीशन इतना रहेगा कि आपने 5 साल का सर्विस आपने करके इस पैसे को निकाला है। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल से कम सर्विस किया है, 2 साल में आपने आरपीएफ का पैसा विड्रॉ करने का ट्राई किया तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब ड्यूरिंग द सर्विस आप क्या करते हो ना, आरपीएफ में पैसा डालते हो, ड्यूरिंग द सर्विस आप क्या करते हो, आरपीएफ में पैसा डालते हो, तो उसमें आपको एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आप खुद भी कंट्रीब्यूट करते हो, आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, आपका दोनों जो कंट्रीब्यूशन है उस पर आपका इंटरेस्ट भी आता है, उस पर आपको क्या आता है, इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। अब जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है एज ए एम्प्लॉय, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया उसको आप इग्नोर करेंगे, क्यों इग्नोर क्यों करना सर, क्योंकि अपना सैलरी में जुड़ा हुआ है, अपने सैलरी के इनकम से ही अपन क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो अपना सैलरी में वैसे भी टैक्सेबल हो रहा है पूरा सैलरी, तो अपना आरपीएफ के जो कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय करता है उसको अपन क्या करने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं, उसका अपन एटीसी में डिडक्शन ले लेंगे। पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा अप टू द 12% ऑफ सैलरी, सैलरी का 12% तक आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या लेंगे, यहाँ सैलरी का मीनिंग अपन लेने वाला है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाला, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और टर्नओवर कमीशन को अपन यहाँ सैलरी का मीनिंग यहाँ पे लेने वाले हैं। सर हमारे जो कंट्रीब्यूशन पे हमको क्या मिलेगा, हमारे कंट्रीब्यूशन पे जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, बट वो एग्जेम्प्ट रहेगा 9.5% पर एनम तक। अगर आपको इंटरेस्ट जो मिलता है 9.5% पर एनम तक अगर आपका इंटरेस्ट का रेट है तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहने वाला है, अदरवाइज आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बट सेम टू सेम आपका एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी अमाउंट रहने वाला है, 9.5% पर एनम आपका कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए सर आपने कहा 5 साल तक हमको सर्विस करना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट रहने वाला है। तो कुछ कंडीशन दे रखी है, अगर आप यहाँ पे 5 साल से कम भी सर्विस करते हो ना फिर भी पैसा आपके हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन, मान लीजिए आपने जॉब छोड़ दी ड्यू टू हेल्थ, आपकी बीमार हो रहे थे आप बहुत ज्यादा तो आपने जॉब छोड़ दी, तो अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो 5 साल से पहले तो भी आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, आपने जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपने एम्प्लॉयर ने, जो आपका एम्प्लॉयर था उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया, अगर उसने धंधा ही बंद कर दिया है तो आपने अगर जॉब छोड़ दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। चौथा क्या किया ना, आपने जॉब तो छोड़ दिया पर अपने आरपीएफ का जो बैलेंस पड़ा था आपने उसको विड्रॉ नहीं किया, आपने दूसरे जो एम्प्लॉयर था आपका, मतलब आपने जॉब छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले गए, तो उस दूसरे एम्प्लॉयर को आपने क्या दिया, उस आरपीएफ का आपने एक्सेस दे दिया, आपने बोला कि भाई तू अब इसमें पैसा जमा करवा सकता है। तो आपने क्या किया ना, उसके दूसरे वाले एम्प्लॉयर के अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब अब वो आपका मेंटेन कौन करता है, दूसरा वाला एम्प्लॉयर आपका आरपीएफ का अमाउंट मेंटेन करता है, तो इसके केस में भी आपका हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या फिर आपने क्या किया ना, आरपीएफ के बैलेंस को एनपीएस में आपने ट्रांसफर कर दिया, आरपीएफ के बैलेंस को आपको एनपीएस में आपने ट्रांसफर कर दिया रेफर्ड इन सेक्शन 80cc डी वाले में, तो आपके हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो फिर टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए, और या फिर कुछ ऐसी कोई कंडीशन की वजह से या फिर ऐसी कोई रीजन की वजह से उसने जॉब छोड़ दिया जो उसके कंट्रोल में नहीं था, तो भी उसके हाथ में क्या हो जाएगा, अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए
अब हमने क्या लिखा है, एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अवेलेबल ओनली व्हेन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू आरपीएफ अप टू ₹2.5 लाख। अगर आप पूरे साल में आप एज ए एम्प्लॉय अगर आप पूरे साल में 2.5 लाख तक ही कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 5 लाख का क्या किया, कंट्रीब्यूशन कर दिया पूरे साल में, अगर आपने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन कर दिया तो 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट जो आएगा उस पर तो आपको 9.5% का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो बाकी वाला अगला 2.5 लाख रुपए है उस पर आपको इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो आपके लिए लिमिट बढ़ के 5 लाख रुपए हो जाएगी, मतलब 5 लाख तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके अगर आपने ऊपर किया तो आपको उसका इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलेगा। चलिए स्ट्रेटेजी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। स्ट्रेटेजी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, अगर आप रिटायरमेंट टाइम में उसमें पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको फुल्ली एग्जाम्प्ट रहने वाला, आपका ₹1 भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। बट आप क्या करते हो, ड्यूरिंग द सर्विस में कंट्रीब्यूशन करते हो, ड्यूरिंग द सर्विस में कंट्रीब्यूशन करते हो तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है अगर उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि आपने सैलरी के पैसों से आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। बट जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो आपके हाथ में फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का वो आपके हाथ में फुल्ली एग्जाम्प्ट यहाँ पे रहने वाला है। चलिए अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं या फिर अनरिकग्नाइज्ड सुपर एनुएशन फंड का बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं। तो इसके केस में क्या होगा ना, अगर आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें, ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आपने अपने पैसों से किया, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसको तो अपन इग्नोर करेंगे। बाकी एम्प्लॉयर ने जिसको कंट्रीब्यूट किया है या उन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सब अपना एग्जाम्प्ट रहने वाला है, सब अपने हाथ में एग्जाम्प्ट रहने वाला है, कुछ भी अपने हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अनरिकग्नाइज्ड है। रिटायरमेंट के टाइम पे अपने हाथ में सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो तो उसको अपन इग्नोर करेंगे, वो तो एग्जाम्प्ट होने ही वाला है, क्योंकि भाई अपना सैलरी पहले ही टैक्सेबल हो चुका ना। तो अपना कंट्रीब्यूशन अगर अपन कहीं भी रखें तो अपने टैक्स दे के रखा है उसको, तो उस पर अपन का टैक्स लगने कोई सेंस ही नहीं बनता, तो अपने वाले कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा नहीं। बाकी वाला जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया वो पैसा अपन को वापस मिल रहा है, वो अपना सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर के क्या बोलता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो इंटरेस्ट मिला वो भी सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। पर अपने कंट्रीब्यूशन में जो अपन को इंटरेस्ट मिला है तो अपन अपने एम्प्लॉयर तो है नहीं, अपने एम्प्लॉयर तो है नहीं, तो अपने कंट्रीब्यूशन में जो अपन को इंटरेस्ट मिला है वो अपना अदर सोर्सेज में अपना टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो इसमें एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है। इसके लिए आपको 80C का आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा जितना भी आप पीपीएफ में पैसा डालते हो अपना। चलिए रिटायरमेंट प्लान जो भी आपको मिलता है वो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सुपर एनुएशन फंड का बात करते हैं, सुपर एनुएशन फंड का बात करते हैं, अगर आपको रिटायरमेंट टाइम पे आप जो पैसा निकालते हो सुपर एनुएशन फंड से वो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट रहने वाला है। पर ड्यूरिंग द सर्विस जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसको आप इग्नोर करोगे, 80C में आप डिडक्शन ले लोगे। बट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 7,50,000 पर एनम तक आपका एग्जाम्प्ट रहने वाला, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फुल्ली आपके लिए एग्जाम्प्ट रहने वाला है। और अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का वही ट्रीटमेंट होने वाला है जो अपन ने अभी यूआरपीएफ का पढ़ा था, सेम टू सेम वही ट्रीटमेंट यहाँ पे होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन की बात करते हैं, कंपनी आपको क्या देती है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन देती है, तो उसके केस में आपका कितना अमाउंट आपके हाथ में एग्जाम्प्ट होने वाला है। एग्जाम्प्ट लोअर ऑफ 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, लास्ट 3 महीने का अपन क्या ले लेंगे, सैलरी का एवरेज ले लेंगे, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, नॉर्मल राउंड ऑफ यहाँ पे अलाउड अपन को हो जाएगा, और 5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना अपना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट अपना टैक्सेबल हो जाएगा। सर सैलरी का मीनिंग क्या लेने वाले हैं, सैलरी का मीनिंग अपन लेने वाले हैं बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाला प्लस टर्नओवर कमीशन को अपने सैलरी का मीनिंग यहाँ पे लेने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो जिस महीने में अपन को रिटायरमेंट कंपनसेशन मिलता है वहां से 3 महीने जो पहले 3 लास्ट के 3 महीने हैं उन 3 महीनों का सैलरी का अपन एवरेज ले लेंगे, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 15/26 से, एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यहाँ पर नॉर्मल राउंड ऑफ अपन को अलाउड यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि अगर अपन 15 साल और 15 साल और 8 महीने का अपना सर्विस दिया है तो अपने यहाँ पे 16 साल यहाँ पे ले लेंगे। चलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट, अपन वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं कंपनी से, तो अपन को अपन पहले रिटायर हो रहे हैं तो अपन को कंपनी और कुछ पैसा देती है, रिटायरमेंट का पता है पैसा मिलता है अपन को, वो पैसा कितना एग्जाम्प्ट होगा अपना, वो पैसा अपना हाथ में कितना एग्जाम्प्ट होगा, वो एग्जाम्प्ट होगा सैलरी पर मंथ। अपना सैलरी पर मंथ क्या था, अपना सैलरी पर मंथ का मतलब है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन वाला, इनटू 3 मंथ्स, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कितने अपने साल कंप्लीट किए हैं कंपनी में। इसमें आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होता है, यहाँ पे आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होता है। फिर आप इसको दूसरे कंपेयर करेंगे सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, मतलब आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया ना, मतलब आपकी सर्विस अभी भी बाकी है, अब कितने महीने आपके बाकी हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सैलरी पर मंथ से, और एक्चुअल में आपको उतना मिला है 5 लाख रुपए, विच एवरेज जो लोअर आएगा अपना इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट क्या हो जाएगा अपना टैक्सेबल हो जाएगा। जितना अपन को मिला है उसमें से एग्जाम्पशन लेस कर देंगे तो अपने बाकी वाला अमाउंट अपना टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। क्या लेंगे यहाँ पे अपन लेंगे सैलरी पर मंथ 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यहाँ पे अपन को राउंड ऑफ अलाउड नहीं होगा,
सेकंड अपन लेंगे सैलरी पर मंथ इनटू अपना कितना रिमेनिंग मंथ्स बाकी रह गया है वो ले लेंगे, फिर अपन एक्चुअल अमाउंट जितना अपन को मिला है और 5 लाख रुपीज विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना अपना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट अपना टैक्सेबल यहाँ पे हो जाने वाला है। अब बात करेंगे अपना परक्विजिट का। परक्विजिट क्या होता है ना, एम्प्लॉयर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको रहने के लिए घर दे दिया, चलाने के लिए आपको गाड़ी दे दिया, आपको सर्वेंट का फैसिलिटी दे दिया कि भाई आपके घर पे आके ये काम करेगा, इसकी सैलरी मैं पे करूंगा। इसको बोलते हैं परक्विजिट, मतलब फैसिलिटी को ही परक्विजिट बोलते हैं। पता आपको फैसिलिटी, आपको पैसा नहीं दिया, आपको फैसिलिटी दे दिया है, तो उस फैसिलिटी को बोलते हैं परक्विजिट। सबसे पहले बात करते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन का। एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको टिकट बनवा के देता है, आपको टिकट बनवा के देता है एम्प्लॉयर, आपको टिकट बनवा के देता है। आप कहीं भी घूमने जाते हो इंडिया में तो आपको टिकट बना के देता है एम्प्लॉयर। अगर आपको एयर का, हवाई जहाज का टिकट बना देता है तो कितना अमाउंट आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके हवाई जहाज का टिकट का पैसा लगा 50,000 रुपए, या फिर आपका आप कहीं भी घूमने गए आपके जेब में लगा 50,000 रुपए, तो आपका एग्जेम्पशन कितना रहेगा, आपका एग्जेम्पशन रहेगा एक्चुअल आपका जितना एक्सपेंडिचर लगा है और आपका इकोनॉमिक क्लास का फेयर। मान लीजिए आपको बिजनेस क्लास का टिकट बना के दे दिया तो आपके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा। मान लीजिए बिजनेस क्लास का टिकट था 5 लाख रुपए का, बहुत बड़ा अमाउंट आता है, 5 लाख का टिकट था, और इकोनॉमिक क्लास का अगर अपन टिकट की बात करें तो वो बनता है 1.5 लाख रुपए में। तो आपने एक्चुअल में 5 लाख खर्च किए हैं और इकोनॉमिक क्लास का टिकट कितना 1.5 लाख रुपए का, आपको 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा और 3.5 लाख रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, अगर आपको क्या है ना एयर से नहीं बेचते, वो रेलवे वगैरह से बेचते हैं, तो आपका एक्चुअल में कितना खर्चा लगेगा और फर्स्ट क्लास रेलवे का फर्स्ट क्लास का एसी का टिकट कितना होगा, विच एवरेज जो लोअर होगा उतना आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी बस वगैरह से भेजते हैं, तो आपका जितना एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ और डीलक्स बस का फेयर, डीलक्स बस है बहुत लग्जरी वाली बस, उसका जो भाड़ा होगा और आपका जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ विच एवरेज जो लोअर होगा उतना आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए बस वगैरह भी वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आपने कितना खर्चा किया है और सेम डिस्टेंस का अगर कहीं दूसरी जगह ट्रेन चल रहा है तो उसका फर्स्ट क्लास का एसी का कितना टिकट है, विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना अमाउंट आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखना है जो टिकट का पैसा एग्जेम्पशन देती है ना वो किस किस के लिए, एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर एम्प्लॉय खुद के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसके बच्चों के लिए और उसके डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। डिपेंडेंट रिलेटिव मतलब मदर फादर ब्रदर सिस्टर, ओनली मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर। अगर ये चार इस पर डिपेंडेंट है वो भी, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो इनको भी अपन काउंट नहीं करेंगे, बट अगर डिपेंडेंट है तो ओनली डिपेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं, मदर फादर ब्रदर और सिस्टर इस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। इनको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लीव ट्रेवल कंसेशन का ओनली बच्चों का, ओनली 2 बच्चों तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, 2 बच्चों का आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला है। अगर मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों का कंपनी ने आपको कह दिया टिकट फ्री में दे दिया, तो 2 बच्चों का आप एग्जेम्पशन ले लीजिए और 1 बच्चे का टिकट का पैसा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझना, कभी कभी क्या होता है 3 बच्चों का भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। कैसे मिलता है, आपने क्या किया ना, आपने जो जैसे भी बच्चे होते हैं मेरे को नहीं पता, बट देखो आपको फर्स्ट टाइम में जब आपको बच्चा हुआ तो आपको 1 बच्चा हुआ और सेकंड टाइम आपको क्या हुआ ना, ट्विंस हो गए। आपने उम्मीद तो की थी 1 ही बच्चा होगा, मेरे पास 2 बच्चे होंगे और मैं लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन ले लूंगा, पर आपका फर्स्ट टाइम तो 1 बच्चा हुआ, सेकंड टाइम आपको ट्विंस हो गए, आपको पता नहीं था, आपके 3 बच्चे हो गए, तो गवर्नमेंट बोलती है हम तीनों बच्चों का आपको एडमिशन दे देंगे। बट आपको क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में 2 बच्चे हो गए, गवर्नमेंट ने कहा भाई रुक जा भाई 2 हो गए तेरे, उसने कहा सेकंड टाइम भी दिया उसने, फिर 1 बच्चा और हो गया, तब भाई अब 2 बच्चों का एग्जेम्पशन देंगे, 1 का आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ बात करता है मेडिकल फैसिलिटी की। अब एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको मेडिकल फैसिलिटी देता है, आपका इलाज फ्री में करवा देता है या फिर आपके इलाज के लिए आपको पैसा रिएम्बर्स कर देता है तो आपको मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आपके हाथ में जो मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने दिया है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन ये रहने वाला है कि जो हॉस्पिटल है वो एम्प्लॉयर का होना चाहिए या फिर हॉस्पिटल होना चाहिए गवर्नमेंट का, या तो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तभी जो इलाज का खर्चा एम्प्लॉयर ने आपको दिया है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर आपने कहीं किसी भी हॉस्पिटल में अगर आपने क्या करवाया, इलाज करवाया है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा वो सारा का सारा अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने पे किया है हॉस्पिटल वाले को, ऐसा माना जाएगा आपके बिहाफ पे किया है, आपको सैलरी का पार्ट मान के आपके हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, तो वो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस होगा उसका जो प्रीमियम का पैसा लगता है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा भाई कि एम्प्लॉयर के नाम पे मैंने 10,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देते हैं, क्योंकि उसका 10,000 का सैलरी जा रहा है, उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर आप मान लीजिए आउटसाइड इंडिया आपका ट्रीटमेंट करवाता है एम्प्लॉयर, आउटसाइड इंडिया आपका ट्रीटमेंट करता है, मतलब फॉरेन वगैरह में आपका ट्रीटमेंट करवाता है, वो भी एग्जेम्प्ट रह जाएगा, उसके लिए लिमिट दे रखा है। अब जो आप बाहर ट्रीटमेंट कराओगे, जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा और जो बाहर रहने का पैसा लगेगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना आपको एम्प्लॉयर देता है और जितना आपको आरबीआई परमिट करता है। मान लीजिए आरबीआई ने बोला है कि अगर आप बाहर जाके इलाज करवा रहे हो, वहां रह रहे हो, तो आपका खर्चा 2 लाख रुपए हम आपको लिमिट देते हैं। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 3 लाख रुपए दिया तो 1 लाख रुपए आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा।
ट्रेवल का एक्सपेंडिचर जाता है, मतलब यहाँ से बाहर जाओगे तो उड़ के तो नहीं जाओगे ना, मतलब उड़ के ही जाओगे, हवाई जहाज से उड़ के जाओगे ना, तो उसका भाड़ा लगेगा। उसका भाड़ा अगर आपका एम्प्लॉय ने आपको दिया है कि भाई हम भाड़ा भी आपको रिएम्बर्स करते हैं, तो भाड़ा एग्जाम आपके हाथ में हो जाएगा। एक शर्त रहेगी कि आपका बेसिक एग्जामेशन जो आपका जीटीआई है, ग्रोस टोटल इनकम है, वो आपका 2 लाख है उससे कम होना चाहिए। अप टू 2 लाख तक अगर आपका इनकम है पूरे साल का, तब वो भाड़ा भी आपके हाथ में एग्जाम कर देंगे, अदरवाइज आपके हाथ में क्या होगा, वो भाड़ा टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए अब ध्यान रखना सर, इसमें तो फिर मजे लेने लग गए लोगों ने क्या किया ना कि भाई बाहर इलाज करवाने जाना है, पूरे परिवार को साथ में ले जाता हूँ, कंपनी पैसा दे ही रही है, अपन इसका एग्जामेशन ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं ना, जो एक पेशेंट है उसके साथ एक अटेंडेंट, सिर्फ उन्हीं का हम एग्जामेशन देंगे, बाकी वाले का हम एग्जामेशन यहाँ पे नहीं देने वाले। बाहर रहने का, खाने का खर्चे का वगैरह हम क्या देंगे, सिर्फ इन 2 का एग्जामेशन देने वाले, बाकी हम एग्जामेशन यहाँ पे नहीं देंगे। चलिए कोविड-19 वाली बात पुरानी हो चुकी है, अपन को पढ़ने का यहाँ पे जरूरत अभी नहीं रहता है। अब मेरी बात समझना, एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय को लोन दिया है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को लोन दिया है, या तो विदाउट इंटरेस्ट दिया है या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको क्या दिया, लोन दिया। मान लीजिए मार्केट में 10% का रेट चल रहा है, गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, सिर्फ 2% में आपको, एम्प्लॉय ने क्या किया, आपको 2% में आपको देते हैं लोन दे दिया है, तो 8% का आपको बेनिफिट दिया है। ये बेनिफिट आपको क्या हो जाएगा, सैलरी का पार्ट बन जाएगा और आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। देखने कैसे होगा, टैक्सेबल कितना होगा, लोन अमाउंट आपको कितना दिया है, हर मंथ के एंड में चेक करना पड़ेगा कि आपका लोन का अमाउंट कितना बाकी पड़ा है अभी तक। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एसबीआई का 1 अप्रैल का रेट क्या था, लैंडिंग रेट कितना था, मतलब एसबीआई का, उसमें से अपन लेस कर देंगे, अपन ने उससे कितना परसेंट इंटरेस्ट लिया है। मान लीजिए एसबीआई का रेट है 10%, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई का 10% का रेट है, अपन ने उससे 2% लिया है, तो 8% इसका हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 8% इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। 12 क्यों किया, क्योंकि अपन अब हर मंथ का लोन अमाउंट कितना है वो निकाल रहे हैं अपन, तो इंटरेस्ट हर महीने का अलग अलग आएगा। अपन 12 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, 12 लाइनें बनेगी एक तरीके से, फिर अपन सबको ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट अपने पास आ जाएगा। इसका इक्वेशन बैंक में इक्वेशन भी दे रखा है, उसको आप सोल्व करोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए, लोन अमाउंट इज अप टू 20,000, अगर लोन का अमाउंट है तो आपके हाथ में इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल हम नहीं करेंगे भाई, 20,000 पे कितना तो इंटरेस्ट आएगा। और ध्यान रखना, अगर आपको क्या दिया है ना, अगर आपको लोन दिया है, कोई स्पेसिफिक आपको बीमारी हो गई है, आपको स्पेसिफिक बीमारी हो गई है, बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, उसके लिए एम्प्लॉय ने क्या किया, आपको लोन दिया है। अब चाहे वो 20,000 रुपए से ज्यादा हो, चाहे 5 लाख रुपए से ज्यादा हो, उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बीमारी के लिए आपको पैसा दिया है एम्प्लॉय ने। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या देता है, आपको गिफ्ट देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, तो जो गिफ्ट देता है ना, वो गिफ्ट अगर केस में देता है तो फुल्ली टैक्सेबल है, आपके हाथ में पूरा सैलरी का पार्ट बन जाएगा। बट अगर आपको कहते हैं वो गिफ्ट जो दिया है वो केस में नहीं दिया, इन काइंड दिया है, तो अगर वो गिफ्ट का वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 5,000 रुपए तक है तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर 5,000 रुपए से ज्यादा अगर गिफ्ट का वैल्यू है तो आपके हाथ में वो फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है। एम्प्लॉयर आपको देता है इसोप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देता है आपको, मतलब अपनी कंपनी के शेयर खरीदने के, कम रेट में आपको कंपनी के शेयर खरीदने का आपको ऑप्शन देता है। ऐसा अगर एम्प्लॉयर आपको देता है, ऐसा ऑफर आपको देता है, तो आपका कितना अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है एज ए सैलरी, कितना उस शेयर का मार्केट वैल्यू चल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है उस शेयर का, और इसमें से लेस कर देंगे इश्यू प्राइस, कंपनी ने आपको कितने में दिया। मान लीजिए मार्केट में चल रहा है 1,000 रुपए का, कंपनी ने आपको 200 रुपए में दिया है, तो 800 रुपए आपके हाथ में एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। एफएमवी शुड बी टेकन ऑन द डेट ऑफ ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। जिस दिन आप ये ऑप्शन लेते हो ना, ऐसा कंपनी ने बोला आपको 1 अप्रैल को बोला कि आप शेयर खरीद सकते हो, आपने 1 मई को शेयर खरीदे, तो 1 मई का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना, उसको अपन लेने वाले हैं यहाँ पे, उसमें से लेस कर देंगे कंपनी ने आपको कितने रुपए में शेयर दिया है, जो बीच का डिफरेंस आएगा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए सर, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लेने वाले हैं, अब मेरी बात समझना, अगर आपका शेयर क्या है, एनएससी बीएससी में लिस्टेड है, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपका शेयर लिस्टेड है, तो देख लेंगे अपन क्या ले लेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज ले लेंगे। जो ओपनिंग में जो प्राइस था तो क्लोजिंग में जो प्राइस था उसका अपन ले लेंगे एवरेज। मान लीजिए जिस दिन अपन ने एक्सरसाइज किया उस दिन अपना क्या हुआ, ट्रेडिंग हुआ ही नहीं था उस शेयर में, तो उसका पिछला दिन का ले लेंगे जब उसका लास्ट ट्रेडिंग हुआ था। मान लीजिए सर वो एनएससी में भी रजिस्टर्ड है और बीएससी में भी रजिस्टर्ड है, तो एनएससी का प्राइस लेंगे या बीएससी का प्राइस लेंगे, देख लेंगे, या फिर जहां पे ज्यादा अमाउंट का ट्रेडिंग हुआ है ना, उस वाले स्टॉक एक्सचेंज का अपन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज यहाँ पे लेने वाले हैं। सर हमारा मान लीजिए हमारा शेयर लिस्टेड ही नहीं है, अगर हमारा शेयर लिस्टेड ही नहीं है तो भाई जो मर्चेंट बैंकर बोलेगा ना, जो अपना वैल्यू है वो बोलेगा कि भाई इस शेयर का इतना मार्केट वैल्यू है, तो वो अपन ले लेंगे यहाँ पे। चलिए, अब कंपनी क्या करती है, आपको मूवेबल एसेट आपको यूज करने के लिए देती है, आपको मूवेबल एसेट आपको यूज करने के लिए देती है। मान लीजिए गाड़ी दे दी आपको यूज करने के लिए, फोन दे दिया आपको यूज करने के लिए, कंप्यूटर दे दिया आपको यूज करने के लिए, आपको यूज करने के लिए कंपनी ने एसेट दे दिया है, तो उसका भी कुछ पार्ट अपने सैलरी में ऐड करेंगे ना। कितना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। एक सेकेंड, तो कितना टैक्सेबल करेंगे, अब मेरी बात समझना, आपको यूज करने के लिए मूवेबल एसेट दे दिया है,
तो अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर और लैपटॉप दिया है कंपनी ने यूज करने के लिए, तो आपके हाथ में फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा, उसका एक रुपये भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला है। बट आपको कंपनी ने क्या दिया, अदर एसेट दे दिया कुछ भी। अब अदर एसेट के केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एसेट है जो ओनर खुद ही, मतलब ओनर की खुद की है, मतलब उसने खुद ने ओन करी है, या फिर उसने कहीं से किराए पे लेके आपको दिया है। अगर उसने ओन करता है, वो खुद की एसेट है, तो उस एसेट का जो कॉस्ट आएगा ना, जो उसका कॉस्ट लगा, उसका 10% आप क्या ले लेंगे, सैलरी का पार्ट ले लेंगे। बट अगर उसने किसी से भाड़े पे लेके आपको दिया है, तो जितना हायर चार्जेस पे करता है ना एम्प्लॉय, वो आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपको एसेट यूज करने के लिए नहीं दिया है, आपको एसेट पूरा ही दे दिया है, आपको एसेट क्या किया, उसने ट्रांसफर ही कर दिया, आपको बेच ही दिया है आपको, तो कितना अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, आपके हाथ में टैक्सेबल होगा कि एम्प्लॉयर के हाथ में उस एसेट का WDV क्या है। WDV क्या है, उसमें से आप लेस कर देंगे कि एम्प्लॉयर आपसे कितना पैसा ले रहा है। मान लीजिए एम्प्लॉयर के बुक्स में उसका WDV है 4 लाख रुपए, और एम्प्लॉयर ने आपसे लिया है 1 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए एज ए सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए सर WDV कैसे निकालेंगे, अगर कंप्यूटर लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आपके केस में, उसके केस में आप क्या करोगे ना, 50% डेप्रिसिएशन ले लोगे हर साल का। मान लीजिए उसने 2 साल पहले खरीदा था 5 लाख रुपए में, तो 1 साल पहले का 50%, तो उसका जो आएगा 2.5 लाख पे फिर अपन 50% ले लेंगे, और यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा, WDV यहाँ पे आ जाएगा। मोटर कार के केस में अपन 20% ले लेंगे WDV का, और एनी अदर एसेट है तो उसमें अपन SLM लेंगे। ठीक है, अब उसमें अपन क्या लेने वाले, SLM नहीं है यार, स्ट्रेट लाइन मेथड से अपन क्या करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन निकालने वाले हैं @10% से। ठीक है, ये अपन करने के बाद जो अपना WDV आएगा वो पे यहाँ पे पुट कर देंगे, और कब कितना पैसा अपन ने एम्प्लॉय से चार्ज किया वो अपन लेस कर देंगे, जो अपने पास बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट अपना पास यहाँ बन जाएगा। अगर एम्प्लॉय क्या करता है, आपको लंच का फैसिलिटी देता है, आपको लंच करने का फैसिलिटी देता है, अगर वो लंच का अमाउंट 50 रुपए से कम है तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर 50 रुपए से ज्यादा तो आपकी सैलरी में हम ऐड कर देंगे वो लंच का पैसा, ध्यान रखना। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह कराता है, कॉफी वगैरह पिलाता है, चाय पिलाता है, तो ये सब आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाले, ये सब आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहने वाले हैं। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है ना RPF, ASF, NPS में, पता है मैंने बताया था आपको 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन करता है तो आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। अगर यहाँ पे 7.5 लाख रुपए से अगर ऊपर कंट्रीब्यूशन करता है तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल जो होगा, मान लीजिए आपने 7.5 लाख रुपए से ऊपर कंट्रीब्यूशन किया, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बस उसके ऊपर भी पता है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्सेबल करना रहेगा। 7.5 लाख तक जो आपने कंट्रीब्यूशन किया उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका एग्जेम्प्ट है, राइट। पर 7.5 लाख से ऊपर वाला जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, मान लीजिए आपने 10 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है, तो 7.5 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 2.5 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। और 2.5 लाख पे जो ब्याज मिलेगा, अब ऐसा तो नहीं हमने 2.5 लाख अपने SPF से निकाल लिया है, निकाला अभी तक नहीं है अपने, उसमें 10 लाख पड़ा हुआ है, तो ब्याज अपना 10 लाख पे आएगा। और जो 7.5 लाख पे ब्याज आएगा वो अपना एग्जेम्प्ट है, और जो 2.5 लाख पे ब्याज आएगा वो अपना टैक्सेबल हो जाएगा। सर अपन इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या कहता है, TP = PC/2 × R + PC1 + TP1 × R। देखो क्या है समझते हैं। TP का मतलब होता है टैक्सेबल परक्विजिट, आपका कितना टैक्सेबल होगा, ये तो सिंपल सी बात है, टैक्सेबल परक्विजिट अपन यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं। PC का मतलब होता है कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा था इस साल में। यहाँ पे अपन एग्जांपल में देखें तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा था, यहाँ पे अपन 2.5 लाख लिख देंगे, यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 2.5 लाख रुपए लिख देंगे। PC1 क्या कहता है, PC1 का मतलब है कि पिछले सालों में, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके अभी तक, पिछले सालों में कितना अभी तक कंट्रीब्यूशन एक्सेस हो चुका है। मान लीजिए इस साल में 2.5 लाख, पिछले साल में 2 लाख ज्यादा किया था, उसके पिछले साल आपने 1.5 लाख रुपए ज्यादा किया था, तो सबको अपन एग्रीगेट कर लेंगे, वो बन जाएगा अपना PC1 अपना बन जाएगा। फिर अपन आता है TP1। TP1 का मतलब क्या होता है ना, इस साल को छोड़ दीजिए, जो अपन यहाँ टैक्सेबल करने वाले हैं TP वाले को, उसके पिछले सालों में कितना अमाउंट टैक्सेबल हो चुका है पहले ही, उसको अपन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 क्लोज 8A में 7A में सॉरी, कितना अपना पहले टैक्सेबल हो चुका है वो अपन क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। इस साल को अपन क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। फिर अपन इसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे। R का मतलब होता है I/F एवरेज। I/F एवरेज, I का मतलब क्या होता है ना, इस साल में आपका कितना इनकम एक्रू हुआ है, अमाउंट ऑफ इनकम एक्रू ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, आपका कितना इनकम आया है, इसको एवरेज डिवाइड कर देंगे। जो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का जो फिगर है अपना, जो अपना इस फंड में पड़ा है, RPF में पड़ा है, AF में पड़ा है, जो अपना फंड पड़ा है, जो उसका ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, उसका अपन एवरेज ले लेंगे। अपना और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है इस साल में, अपन ने कितना इनकम कमाया, एक तरीके से ये कह सकते हैं ना, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 नहीं करेंगे अपन, यहाँ पे जो भी आएगा उसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे R पुट करके इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई 100 भी करते हो तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, फिर आपको परसेंटेज से आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाना रहेगा। बट एक फॉर्मूले में ऐसा परसेंटेज का दे नहीं रखा, तो अपन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। I/F एवरेज कर देंगे यहाँ पे, तो अपने पास R आ जाएगा। R को अपन यहाँ पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल परक्विजिट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए
अब बात करते हैं, एम्प्लॉयर आपको क्या देता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन देता है, मतलब घर देता है बिना भाड़ा लिए हुए, आपको बिना भाड़ा लिए आपको घर देता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपके हाथ में कितना अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है। अगर आपको गवर्नमेंट ने रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है, आपको फ्री में घर रहने के लिए दिया है, तो आपकी सैलरी में हम कितना अमाउंट जोड़ेंगे, उतना जोड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस फी डिसाइड किया है। गवर्नमेंट का लाइसेंस फी दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इतना लाइसेंस फीस आपको गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है, तो उसको आपको क्या करना है, सैलरी में आपको ऐड कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको चेक करना पड़ेगा जो घर है वो एम्प्लॉयर का खुद का है या फिर उसने कहीं से रेंट पे लेके दिया है आपको। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है, अगर उसका खुद का घर है तो आप कितना टैक्सेबल करोगे, 5%, 7.5% या 10% ऑफ सैलरी। सर कब 5% लेना है, कब 7.5% लेना है, कब 10% लेना है, ध्यान रखना। अगर आप 2011 की पॉपुलेशन जब काउंट हुई थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको उस एरिया का पॉपुलेशन 15 लाख तक है, 15 लाख लोग तक रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 5% ऑफ सैलरी क्या करोगे, उसकी सैलरी में आप ऐड कर दोगे। अगर आपका पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है और 40 लाख तक है, तो आप 10% ऑफ सैलरी को क्या कर दोगे, उसके सैलरी का पार्ट बना दोगे। अगर आपका पॉपुलेशन 40 लाख से भी ज्यादा है तो आपको क्या करोगे, 10% ऑफ सैलरी, सॉरी ऊपर वाले में 7.5 था, यहाँ पे आप क्या करोगे, 10% ऑफ सैलरी क्या कर दोगे, सैलरी का यहाँ पे पार्ट बना देने वाले हो। चलिए सर मान लीजिए उसने क्या किया है ना, घर किराए पे लेके आपको दिया, घर आपको क्या दिया, किराए पे लेके दिया है। अगर आपको घर किराए पे लेके दिया तो क्या करेंगे ना, 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवरेज जो लोअर होगा ना, उतना आपका सैलरी का पार्ट मान लेंगे, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका सैलरी का मीनिंग क्या लेंगे यहाँ पे, सैलरी का अपन मीनिंग यहाँ लेने वाला है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाला, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाला बोनस एंड कमीशन। बोनस और कमीशन पूरा लेंगे, इन यहाँ पे बोनस टर्नओवर कमीशन नहीं है, पूरा बोनस एंड कमीशन यहाँ ले लेंगे, टैक्सेबल अलाउंस ले लेंगे, और कोई अदर मॉनेटरी इनकम मिला है उसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओनली परक्विजिट को यहाँ पे इंक्लूड अपन नहीं करने वाले, मतलब यहाँ पे सैलरी का मीनिंग सब कुछ है परक्विजिट को छोड़ के, और परक्विजिट को छोड़ के, और ये अपना वीआरएस मिलता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, पेंशन मिलता है, इनको भी आप क्या करोगे, यहाँ पे छोड़ दोगे। तो आपको सैलरी का मीनिंग क्या लेना है, बेसिक प्लस डीए, डीए इन टर्म्स वाला ओनली, बोनस कमीशन सब कुछ वाला, चाहे टर्नओवर हो या टर्नओवर नहीं हो, सब कुछ जोड़ना है, टैक्सेबल अलाउंस आपको जोड़ने हैं, और आपको कोई भी मॉनेटरी और भी पैसा मिलता है तो वो भी आपको करना, सैलरी का यहाँ पे पार्ट बना देना है, यहाँ पे आपको सैलरी का उसका पार्ट बना देना है। मान लीजिए एम्प्लॉयर आपको होटल का फैसिलिटी देता है, होटल का फैसिलिटी देता है, तो होटल का कितना पैसा आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, तो 24% ऑफ सैलरी, और जो हायर चार्जेस पे किए एम्प्लॉयर ने, विच एवरेज जो लोअर आएगा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाने वाला है। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने क्या किया है, एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय को 2 घर प्रोवाइड कर दिए हैं, 2 अलग अलग सिटी में, मतलब उसका ट्रांसफर हो रहा था कहीं पे, तो यहाँ पे भी उसका घर था, उसको नए वाली सिटी में भी उसको घर दे दिया है। तो पहले 90 दिन तक तो क्या करेंगे, जिसका टैक्सेबल अमाउंट ज्यादा आएगा जिस घर का, उसको अपन क्या मान लेंगे, एग्जेम्प्ट मान लेंगे, बाकी वाले को क्या कर देंगे अपन, परक्विजिट का वैल्यू मान लेंगे। ओनली वन हाउस टैक्सेबल एज परक्विजिट विच हैविंग लोअर परक्विजिट वैल्यू, इसका हायर परक्विजिट वैल्यू आएगा उसको अपन क्या मान लेंगे, एग्जेम्प्ट मान लेंगे, और जिसका लोअर आएगा उसको क्या कर देंगे अपन, परक्विजिट का वैल्यू मान लेंगे। उसके बाद अगर 90 दिन के बाद भी उसका दोनों कंटिन्यू रहा, मतलब दोनों सिटी में उसका घर रहा, तो दोनों को अपन परक्विजिट का वैल्यू अपन मान लेंगे, उस दोनों को अपन टैक्सेबल कर देंगे। सर मान लीजिए आपको घर दिया है, 1 साल से ज्यादा के लिए कर दे दिया है एम्प्लॉयर ने जो आपको घर दिया वो 1 साल से ज्यादा के लिए दिया है, तो फर्स्ट साल का जो आपका परक्विजिट का वैल्यू आएगा उसको फिर दूसरे साल में अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो वो भी कैलकुलेशन अपना किससे ज्यादा नहीं हो सकता, अपना इंडेक्स से एडजस्ट होने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपका परक्विजिट का वैल्यू इस साल में 10 लाख रुपए आया, तो अगले साल में आपका कितना आएगा, तो इस साल का इंडेक्स 363, और पिछले साल का इंडेक्स था अपना 348, तो 363 डिवाइड 348 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, तो अपना इतना परक्विजिट का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। एक बार इसको आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको वापस अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इससे खुद से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आपको होटल का फैसिलिटी देते हैं ना, आपने बताया 24% ऑफ सैलरी, और जितना अमाउंट आपने पे किया एम्प्लॉय ने उतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, विच एवर जो लोअर आएगा। बट अगर आपको 15 दिन तक ही होटल का फैसिलिटी दिया तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहने वाला है, वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 15 दिन से ज्यादा दिया तो आपके हाथ में पूरा होटल का चार्जेस वापस टैक्सेबल हो जाएगा एज पर देयर कैलकुलेशन। ओके, अब मान लीजिए जो आपका घर आपको रहने के लिए दिया है वगैरह, तो एम्प्लॉय ने कुछ पैसा आपसे वापस ले लिया है, भाई बोला कि भाई 5,000 रुपये तो मेरे को वापस दे दे, तो जो आपको वापस आपने दिया है एम्प्लॉयर को, वो आपकी क्या हो जाएगा ना, इसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा, वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अब एम्प्लॉयर आपको क्या देता है, मोटर कार की फैसिलिटी देता है। अब एम्प्लॉयर आपको क्या देता है, मोटर कार का आपको फैसिलिटी देता है, आपको गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी रखने के लिए आपको देता है। तो देखना पड़ेगा जो आपको गाड़ी दिया है, अगर आप उसको फुल्ली ऑफिस पर्पज के लिए यूज करते हो तो आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आप उसको क्या करते हो, पर्सनल पर्पज या ऑफिस दोनों के लिए यूज करते हो तो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल आपको होने वाला है। अगर आप क्या करते हो ना, उसको कुछ पार्ट उसका ऑफिस के लिए यूज करते हो, कभी कभी उसको घर के लिए यूज करते हो, तो आप क्या करते हो, उसका पार्टली यूज करते हो, तो अपने आप उसका कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं वो अपन अभी जानने वाले हैं। चलिए
सर अगर मान लीजिए मैंने पूरा उसको ऑफिस के लिए यूज किया तो फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा। सर मान लीजिए उसको मैंने पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, उसको मैंने पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, तो सर क्या पूरा कार का वैल्यू हमारी सैलरी में ऐड हो जाएगा क्या? क्योंकि कार तो जब मैं जॉब छोड़ूंगा तो कार वापस ले लेगी कंपनी। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर उस कार का ओनर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, जो अपने पहले भी पढ़ चुका था, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दिया है, या फिर उसने हायर करके दिया है तो हायर चार्जेस उसने जो पे किए वो आपके सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अगर ड्राइवर वगैरह भी क्या करता है, उसका पैसा भी एम्प्लॉयर पे करता है, तो उसका भी जो उसने पैसा पे किया है उनको, वो भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर आप कार को क्या करते हो ना, पार्टली ऑफिस पर्पज के लिए यूज करते हो, पार्टली आप पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हो, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और एग्जाम अगर पॉइंट आता है ना, अगर आपका मोटर कार फैसिलिटी से, तो यहीं से आता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो कार है आपका, वो ओनर कौन है उस कार का। अगर एम्प्लॉय उसका ओनर है और एम्प्लॉय उसका रनिंग मेंटेनेंस का चार्ज पे कर रहा है, तो भाई एम्प्लॉय ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी उसका हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। पर अगर कार एम्प्लॉय का है और बाकी सारे खर्चे रनिंग मेंटेनेंस का या फिर उसका सर्विस का पैसा सब एम्प्लॉयर पे करता है, कार एम्प्लॉय का है, बाकी सारे खर्चे कौन पे करता है? एम्प्लॉयर पे करता है। तो आपके हाथ में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? आपके हाथ में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? तो जो आपने रनिंग एंड मेंटेनेंस का जो चार्जेस पे किया है एम्प्लॉयर ने, वो ले लेंगे, उसमें से आप लेस कर दोगे 1800 या 2400। 1800 कब लेस करेंगे? अगर आपके गाड़ी का जो इंजन का पावर है 1600 सीसी से कम है, अप टू 1600 सीसी है, तो आप 1800 रुपये कम कर दोगे पर मंथ का। या फिर आपकी गाड़ी का जो इंजन का पावर है 1600 सीसी से ज्यादा है, तो आप 2400 रुपये पर मंथ का अमाउंट क्या है लेस कर दोगे। अब मेरी बात समझना, फॉर एग्जाम्पल आपका रनिंग एंड मेंटेनेंस का पूरे साल में एम्प्लॉयर आपको पे करता है 1.5 लाख रुपए, राइट। और आपका जो गाड़ी का पावर है जो 1600 से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे ना, 2400 मल्टीप्लाई बाई 12, जो भी आपका आएगा यहाँ पे फिगर, जो भी आपका यहाँ पे फिगर आएगा, कितना आएगा कैलकुलेट करके देखो मैं, 28,800 यहाँ पे लेस कर दोगे। अब जो बाकी बचा है आपके हाथ में क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए सैलरी। या फिर अगर आपके गाड़ी का पावर 1600 सीसी से कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1800 रुपये आ जाएगा लेस होने के लिए, राइट। यहाँ वो आपको ये बात समझ में आई यहाँ पे। अब अगला पॉइंट, अगर एम्प्लॉयर गाड़ी का मालिक है, गाड़ी का मालिक कौन है? आपका सेठ जी आपके मालिक है, एम्प्लॉयर आपका गाड़ी का मालिक है, और आप क्या करते हो ना, रनिंग मेंटेनेंस सर्विस का पैसा आप खुद अपनी जेब से पे करते हो। अगर आप अपनी जेब से पे करते हो तो आपके हाथ में कितना सैलरी का अमाउंट टैक्सेबल करेंगे? आपके हाथ में करेंगे 1600 और 900। 1600 अगर आपका गाड़ी का पावर 1600 सीसी से कम है तो 600 रुपए, अगर आपका गाड़ी पावर क्या है 1600 सीसी से कम है, अगर आप 900 रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल करेंगे पर मंथ का। अगर आपके गाड़ी का पावर 1600 सीसी से ज्यादा है तो इतना अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल अमाउंट है, राइट। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर का है और खर्चे भी एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, तो 1800 रुपए या 2400 रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे एज पर द पावर ऑफ योर इंजन ऑफ कार, ठीक है। अगर ड्राइवर का पैसा भी एम्प्लॉयर पे करता है, तो यहाँ पे जो इतना एम्प्लॉयर ने पे किया है वो अपन टैक्सेबल नहीं करेंगे, यहाँ अपन टैक्सेबल करने वाले हैं ओनली 900 रुपए पर मंथ। आप क्या करेंगे, अपना टैक्सेबल अमाउंट में जोड़ देंगे। अगर आप क्या करते हैं ना, गाड़ी एम्प्लॉयर की है या फिर गाड़ी एम्प्लॉय की है, अगर आप उसको पार्टली यूज करते हो ऑफिस के लिए और पार्टली करते हो घर के पर्पज के लिए आप यूज करते हो, तो उससे अगर ड्राइवर का पैसा अगर आपका एम्प्लॉयर पे करता है तो 900 रुपए पर मंथ आप क्या करोगे ना, एम्प्लॉयर का सैलरी अपनी सैलरी में इंक्लूड कर लोगे, अपना प्रिक्विजिट में आप इंक्लूड कर लोगे। अगर आपको एक से ज्यादा गाड़ियां दे रखी है एम्प्लॉयर ने, अगर आपको एक से ज्यादा गाड़ियां दे रखी है, तो एक गाड़ी को आप क्या करोगे ना, दोनों पर्पज के लिए मान के कैलकुलेशन करोगे, और बाकी जो दूसरी गाड़ी है उसको फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए मान के आप क्या करने वाले हो, अपना सैलरी का कंप्यूटेशन आप करने वाले हो। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, मतलब अगर आप रेलवे में काम करते हो, अगर आप एयरलाइन में काम करते हो, अगर वो एयरलाइन और रेलवे कंपनी आपको क्या करती है ना, टिकट फ्री में देती है आपको, तो आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। बट इसके अलावा अगर कोई भी आप दूसरी का जॉब करते हो और वो आपको कहता है रेलवे का टिकट देते हैं, अगर आपको एयरलाइन का टिकट देते हैं हमेशा कहीं इधर जाने के लिए, तो आप कहते हैं फुल्ली वो टैक्सेबल रहने वाला है। एजुकेशन फैसिलिटी का बात करते हैं, मान लीजिए एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को पढ़ाता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पढ़ाता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उसके लिए जो उसने फीस पे किया है वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बट वो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देता है, अगर आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर वो पैसा देता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड तक आपका एग्जेम्पशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब वो इंस्टीट्यूट है जो जहाँ पे बच्चा आपका पढ़ रहा है, जिसकी फीस आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, वो इंस्टीट्यूट या तो एम्प्लॉयर का है या फिर उसके साथ एम्प्लॉयर ने टाई अप कर रखा है, तभी आपके हाथ में एग्जाम रहने वाला है। अदरवाइज आपके हाथ में क्या हो जाएगा, ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये 1000 रुपये का एग्जेम्पशन आपको तभी मिलने वाला है। या किसी और रिलेटिव को बढ़ाता है आपके एम्प्लॉयर, आपके किसी और रिलेटिव को आपका एम्प्लॉयर बढ़ाता है, तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा वो वाला अमाउंट। चलिए
इसके अलावा अगर आपको कुछ भी फैसिलिटी मिलता है, गैस का मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी का मिलता है, वाटर सप्लाई का मिलता है, सर्वेंट का मिलता है, तो ये आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है। और बाकी दूसरे भी आपके हाथ में क्या होने वाले हैं, फुल्ली टैक्सेबल होने वाले हैं। सर ये आपने ये क्या कर रखा है यहाँ पे, ये मार्क क्या कर रखा है, इस मार्क का मतलब क्या है? इस मार्क का मतलब है ये वाले परक्विजिट आपके हाथ में तभी टैक्सेबल होते हैं जब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? आजकल सब लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब होता है जिसके पूरे साल का सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है, इसका पूरे साल का सैलरी। तो आजकल क्या होता है, हर एम्प्लॉय अपना क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाता है। चलिए सर इसके अलावा टैक्स फ्री प्रेक्विजिट कौन कौन से हैं? अगर आपको एम्प्लॉय करता है, आपका टेलीफोन का बिल बढ़ता है, आपका मोबाइल का बिल बढ़ता है, आपको स्कॉलरशिप देता है आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, या फिर आपका नॉन मॉनिटरी प्रेक्विजिट पे आपका टैक्स पे कर देता है, ये आपके लिए क्या रहने वाले हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट प्रेक्विजिट रहने वाले हैं। या फिर आपको रीजनेबल रेट पे उसने गुड्स बेच दिया है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे भी मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है गुड्स का और आपको कितने में बेचा, इसका डिफरेंस आपके सैलरी में ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और अगर आपका मान लीजिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी उसने करवा दिया, उसका प्रीमियम पे करता है, वो भी आपके हाथ में क्या रहने वाला है, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है। अब हम बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सैलरी में जो डिडक्शन मिलता है अपन उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। एक तो अपन को मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, पता है आपको, अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हैं तो आपको 75,000 का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन टैक्स पे करते हो तो आपको 50,000 का आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाने वाला है। आपको एक डिडक्शन मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके केस में आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना आपको एक्चुअल में पैसा मिला है एंटरटेनमेंट अलाउंस का 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, ओनली बेसिक सैलरी का 1/5 और आपका 5,000 रुपए, विच एवरेज जो लो रहेगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप दूसरे कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप नहीं हो तो आपके हाथ में जो भी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स में आपको देखना पड़ेगा कि प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया, अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है या फिर आपके एम्प्लॉय आप खुद पे करते हो। अगर आपके एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो आप क्या करोगे ना, उसको पहले आप सैलरी का पार्ट बना दोगे, उसके बाद उसका रिडक्शन ले लोगे अंडर सेक्शन 16 में। बट अगर आपने खुद ने पे किया है तो आप उस सैलरी का पार्ट नहीं बनाओगे, क्योंकि आपका सैलरी में ऑलरेडी क्या हुआ, अमाउंट ऐड हुआ हुआ है, उसी सैलरी में से आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, तो उसका आप सीधा रिडक्शन ले लोगे अंडर सेक्शन 16 में। अब अपन बात करते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89। आपको पिछले सालों में जो आपको मैंने कहा था ना, रेट्रोस्पेक्टिव आपका सैलरी बढ़ा दिया है एम्प्लॉयर ने, अब आपको एक साथ पैसा मिला, उसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी। वो कैसे टैक्सेबल करेंगे, उसको कैसे टैक्सेबल करेंगे, अपन क्या करेंगे ना, अपन इस साल का टैक्स निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इस साल का अपना इनकम था 6 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए, अपना 12 लाख रुपए अपना इनकम था इस साल का, फॉर एग्जाम्पल अपना 12 लाख का इनकम था, और पिछले साल का जो एरियर्स ऑफ सैलरी मिला वो अपन को 5 लाख रुपए मिला है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 17 लाख पे टैक्स निकालेंगे, यहाँ पे अपन 17 लाख पे टैक्स निकालेंगे, फिर अपन यहाँ क्या करेंगे, ओनली 12 लाख पे टैक्स निकालेंगे। मतलब पहले 17 पे निकाला, मतलब एरियर्स ऑफ सैलरी को ऐड करके टैक्स निकाला, फिर उसके बिना अपन टैक्स निकाला, फिर दोनों टैक्स का अपन यहाँ डिफरेंस निकाल देंगे। फिर अपन क्या करेंगे ना, जो पिछले साल का जब हमको सैलरी मिला है, मतलब मान लीजिए अपन 2021-22 का अपने सैलरी मिला है, तो 21-22 का अपन टैक्स वापस निकालेंगे। 21-22 का अपन क्या करेंगे, वह टैक्स वापस निकालेंगे इस 5 लाख को ऐड करके। मान लीजिए 21-22 का अपना इनकम जब अपन टैक्स निकाला था तब वो था 6 लाख रुपए, तो अपन अब क्या करेंगे, इसको 5 लाख को ऐड करके अपन 11 लाख पे यहाँ पे टैक्स निकालेंगे एज पर स्लैब रेट ऑफ 21-22। वहां के स्लैब रेट से अपन वापस टैक्स निकालेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, फिर वापस यहाँ पे 6 लाख का टैक्स निकालेंगे, वापस अपन वापस 6 लाख का टैक्स निकालेंगे, इन दोनों का अपन डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर जो ये डिफरेंस आएगा टैक्स का और ये डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सर कैसा बताया आपने, कैसा बताया सर। देखो जब पिछले सालों की अगर बात करते हैं तो वहां पे स्लैब रेट थोड़ा कम था, वहां पे टैक्स अपना क्या लगता, कम लगता ना भाई, अपना इनकम ही कम था तो अपन को टैक्स कम लगता उस टाइम। यहाँ पे इनकम ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, इनकम ज्यादा होने की वजह से ये भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो अपना टैक्स ज्यादा लगा है। तो अगर वहां पे अपन ये इनकम हो जाता हमको तो हमको टैक्स कम लगने वाला था, यहाँ पे ज्यादा लगा है, तो यहाँ दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वहां पे अगर कितना लगता तो यहाँ पे कितना लग गया, इन दोनों का जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है वो अपन का क्या मिल जाएगा, अपन को रिलीफ मिल जाएगा, उतना अपन को टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। अब देखो मेरी बात समझना, अब ये एम्प्लॉय क्या बोलता है, अगर मैं 2021-22 में अपना टैक्स पे करता है इस 5 लाख रुपए पे, तो मेरे को 5 लाख पे ओनली 60,000 टैक्स पे करना पड़ता। बट ये आज की इनकम में ऐड हुआ है, मेरे 24-25 की इनकम में ऐड हो गया 5 लाख रुपए, तो मेरे को इस सिर्फ 5 लाख का टैक्स अलग से निकालू तो मेरे को 90,000 पे करना पड़ रहा है। तो अगर मैं पहले टैक्सेबल हो जाता ये इनकम तो मेरे को 60,000 पे करना पड़ता, आज 90,000 पे करना पड़ रहा। तो गवर्नमेंट बोलती है काम करो ना, तो मेरे को 60,000 टैक्स दे दे और ये 30,000 रुपए क्या रख ले, रिलीफ ले अंडर सेक्शन 89, रिलीफ रख ले अंडर सेक्शन 89। यहां तक आपका ये हो जाता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है पे स्लिप का। पे स्केल क्या होता है ना, आपको क्या होता है ना, एम्प्लॉयर आपका बोलता है कि आपका पे स्केल ये रहने वाला है, आपको पहले मैं 20,000 रुपए दूंगा, फिर आपका सैलरी हर साल क्या करूंगा मैं 6,000 रुपए से 2,000 से बढ़ा दूंगा।
और तब तक बढ़ाऊंगा जब तक आपका सैलरी 26,000 नहीं हो जाता। मतलब आपका इस साल में फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, आपका सैलरी रहेगा 20,000, फिर अगले साल में आपका सैलरी हो जाएगा 22,000, उसके अगले साल सैलरी हो जाएगा 24,000, उसके अगले साल सैलरी हो जाएगा आपका 26,000। और जैसे आपका सैलरी 26,000 होगा फिर मैं आपका सैलरी 4,000 रुपये से बढ़ाना शुरू कर दूंगा। मतलब 5वें साल आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। छठे साल होगा 34,000, फिर आपका सैलरी होगा 38,000। और जैसे आपका सैलरी 38,000 होगा तब मैं आपका सैलरी 6,000 रुपये से बढ़ाना शुरू कर दूंगा। अगले साल का सैलरी आपका कितना होगा, 44,000, उसके अगले साल का आपका सैलरी होगा 50,000, उसके अगला आपका सैलरी होगा 56,000। उसके बाद आपका जब सैलरी आपका 56,000 हो जाएगा तब मैं आपका सैलरी 10,000 से आपका बढ़ाना शुरू कर दूंगा। इसको बोलते हैं अपना पे स्केल। आपको इस हिसाब से आपको पे स्केल को पढ़ना होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पे मैंने आपको नीचे दे रखा सैलरी के मीनिंग्स, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या सैलरी का मीनिंग लेना है। आप इसको एक बार पढ़ जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा प्रोविजन में, आपको सोल्व करने में आपको आसानी रहने वाली है। यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है सैलरी एड वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले चैप्टर की अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।